Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत में आए दिन आप कुछ ना कुछ करप्शन की खबरें जरूर सुनते होंगे। जब हम सोचते हैं कि आखिर ये पढ़े लिखे लोग, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का ऑफिसर हो या फिर सेंट्रल लेवल यानी यूपीएससी का ऑफिसर हो, ये सारे ऑफिसर्स करप्शन के प्रैक्टिसेस में इंडल्ज क्यों होते हैं? ये लोग एथिक्स पढ़ते हैं, ये लोग इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद भी इतने पढ़े लिखे लोग करप्शन करते क्यों हैं? जब इस बात को हम सोचते हैं तो इसके सोल्यूशन तक हम पहुंच नहीं पाते, इसके आंसर तक हम पहुंच नहीं पाते। कारण यह है क्योंकि ये करप्शन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड द प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। आप ठीक मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे। कुछ दिन पहले इनको असम पीसीएस के ऑफिसर हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। वैसे ही कुछ दिन पहले ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऑफिसर गिरफ्तार हुआ 15,000 रुपए के रिश्वत के इल्जाम पे। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स आए दिन जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे वो सीबीआई हो या विजिलेंस हो, विजिलेंस डिपार्टमेंट हो या एंटी करप्शन ब्यूरो हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो गिरफ्तार कर रहे हैं इन लोगों को। लेकिन हमें यह समझना है कि आखिर ये करप्शन होता क्यों है और करप्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो इनकी न्यूज को हम समझ लेते हैं। दैट राइजिंग करप्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है कि करप्शन इतने ज्यादा रैम्पेंट तरीके से बढ़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि प्रशासन में, चाहे वो एक कांस्टेबल हो या फिर स्टेट ऑफिसर हो, पीसीएस ऑफिसर हो या फिर सेंट्रल लेवल का ऑफिसर हो। एवरीवन इज इंडल्जिंग इन द प्रैक्टिसेस ऑफ करप्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है इसके पीछे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या है इसके पीछे? एक तो ये एक न्यूज जो है वो देख लेते हैं। ये नूपुर बोरा है और ये एक एसीएस ऑफिसर, एसीएस पता होता है असम सिविल सर्विसेज की ऑफिसर है, 2019 कैडर की ऑफिसर है। और इनको अरेस्ट किया गया है बाई चीफ मिनिस्टर स्पेशल विजिलेंस सेल। चीफ मिनिस्टर का जो स्पेशल विजिलेंस सेल है जो निगरानी करती है ऑफिसर्स की, उन्होंने जो है इसको अरेस्ट किया है। और ये जो है सर्कल ऑफिसर पोस्ट पे जो है तैनात थी और वहां से जो इनको अरेस्ट किया गया है। तो सर्कल ऑफिसर के पोस्ट पे ये पोस्टेड थी इन गोरोईमारी कामरूप डिस्ट्रिक्ट इन असम। और इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे और इनको जो है फिर जो है इनको अरेस्ट किया गया। क्या मिला है इनके यहाँ से? 2 करोड़ रुपए तो इनको जो है सीज किया गया है, एसेट इनका 2 करोड़ रुपए सीज किया गया। लगभग 92 लाख रुपए इनको यहाँ से कैश मिला है और 2 करोड़ के तो लगभग गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी इनके यहाँ से मिले हैं। फिर उसके बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो लैंड्स के हैं, प्लॉट्स के हैं, फ्लैट्स के हैं, और ये बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से हमें मिली है इनके प्रॉपर्टीज के यहाँ से। और जो है विजिलेंस ने इनको अरेस्ट भी किया है, एलिगेशन भी इनके ऊपर लगा है। और चीफ मिनिस्टर जो हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है एक स्टेटमेंट भी दिया है और उन्होंने बोला है कि दैट बोरा हैड बीन अंडर सर्विलांस फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक उनके ऊपर सर्विलांस रखा गया था, है ना, टू कंप्लेंट ऑफ अ रोल इन कंट्रोवर्शियल एंड ट्रांजेक्शन। तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ट्रांजेक्शन में चूंकि इनका रोल पता चला था, इसके लिए इनके ऊपर 6 महीने तक निगरानी रखी गई थी। और उसके बाद जो है इनको क्या किया गया? अरेस्ट किया गया, क्योंकि उनके जो कंडक्ट थे वो काफी सस्पिशियस थे एक तरीके से, है ना। ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट एंड रिलीजियस लैंड टू सस्पिशियस इंडिविजुअल। सस्पिशियल तो एक तरीके से उनके कंडक्ट भी थे, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो लैंड थे, है ना, जो रिलीजियस लैंड थे, वो इंडिविजुअल को ये ट्रांसफर भी कर रही थी। ऐसे बहुत सारे जो है इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं। ठीक है। द रेड कार्ड, अ लोकल एक्टिविस्ट ग्रुप कृष्ण मुक्ति संग्राम समिति फाइल्ड अ कंप्लेंट एलिजिंग दैट बोरा ऑपरेटेड विद अ रेड कार्ड, है ना। आप समझ रहे हो कि रेड कार्ड जो है ये चला रही थी बोरा, जो है नूपुर बोरा जो है वो रेड कार्ड भी चला रही थी। इनको अभी अरेस्ट किया जा चुका है और चीफ मिनिस्टर ने जो है बताया है उन्होंने कि लगभग इनका जो इनकम होना चाहिए, इनकम का जो है 400 गुना यानी कि 400 टाइम्स ज्यादा जो है इनके पास जो है एसेट जो है बरामद की गई है इनके यहाँ से। और ये जो है इसके ऊपर जो है इनको सस्पेंशन और डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पॉलिटिकल इंप्लीकेशन। इसके क्या है कि द सीएम हैज लिंक्ड द एलिज दैट द ट्रांसफर टू इशू illegal immigrants and demographic changes, stating that the she facilitated the transfer of Hindu owned land was described as a particular community, है ना। तो इनके ऊपर इल्जाम भी लगा कि बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो लैंड है उसको ये ट्रांसफर कर रही हैं, और इसको देखते हुए उनके ऊपर निगरानी रखी गई बहुत लंबे समय तक, और उनको फिर फाइनली जो है अरेस्ट कर दिया गया स्पेशल विजिलेंस टीम के द्वारा। ठीक है। अब जो है वो हमारा तो न्यूज था, न्यूज को हमें बस रेफरेंस के लिए मैं यूज कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रैंक 1 है उनको अरेस्ट किया गया 15,000 रुपए के ब्राइब लेते हुए। लेकिन जब हम बात करते हैं करप्शन होता क्यों है, तो इसके ऊपर देयर आर मेनी फैक्टर्स बिहाइंड द रीजन ऑफ करप्शन। करप्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन? जब करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन जो वर्ड है ये करप्टस वर्ड से आया है। करप्टस एक वर्ड है, उससे जो है करप्शन आया है। और करप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो है मैं आपको कुछ पैसे दे दूं काम करने के लिए, ये तो ब्राइबरी हो गया, ये इकोनॉमिकल करप्शन हो गया। लेकिन करप्शन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। करप्शन बहुत तरीके से किया जा सकता है और करप्शन बहुत तरीके से होते भी हैं। हम आज की क्लास में करप्शन को समझेंगे। करप्शन का मतलब सिंपल सा ये है,
मिसयूज ऑफ पोजीशन, मिसयूज ऑफ पोजीशन, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, मिसयूज ऑफ पोजीशन, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी इज कॉल्ड करप्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। और इसके बहुत सारे रीजन है कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से करप्शन होता है। सबसे पहले सोसाइटल कॉज जो है उसको हम समझेंगे कि सोसाइटल कॉज क्या है करप्शन के पीछे। जब सोसाइटल कॉज की बात करते हैं तो एक तरीके से हमें यह समझना है कि करप्शन को सोसाइटी ने अडॉप्ट कर चुका है। तो करप्शन को सोसाइटी ने एक तरीके से क्या किया, अडॉप्ट कर लिया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक यहां पे एक ऑफिसर है जो आईएएस है और एक यहां पे है असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और एक तरफ आईएएस ऑफिसर है। एक यहाँ पे गर्ल है और इसकी शादी करानी है और इसके फादर जो है इस गर्ल के, वो अपनी बेटी के लिए जो है लड़का ढूंढ रहे हैं। एक तरफ ये आईएएस ऑफिसर है और एक तरफ ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये दोनों को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि इनका लेवल जो है, ये दोनों जो परिवार है, ये दो फैमिली जो है, एक में आईएएस ऑफिसर और एक में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन दोनों फैमिली में वो शादी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, दोनों में शादी वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा। लेकिन अभी सवाल ये है कि वो चूज किसको करेंगे, आईएएस को या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर को। ये जो है हमारा अभी इसकी पोस्टिंग हुई है, दो साल पहले ही इसने क्वालिफाई किया और इसकी सैलरी लगभग जो है 1 लाख और 1,10,000 के आसपास है इसकी सैलरी। और इनकी सैलरी लगभग जो है 1.5 लाख के आसपास है, 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, इन्होंने पीएचडी कर रखा है ना, और ये जो है महज ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन भी आर्ट्स सब्जेक्ट में किया है। और इन्होंने पीएचडी करके जो है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये पढ़ा रहे हैं, है ना, सोशियोलॉजी के प्रोफेशन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोशियोलॉजी। और चूंकि ये सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं तो वुमेन के इशू को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ये जो है ये काफी लिबरल है, कंजर्वेटिव नहीं है। और ये जो है कंजर्वेटिव नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है। क्योंकि इसके फादर ने, इस गर्ल के फादर ने जब इस आईएएस ऑफिसर से पूछा कि मेरी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, वो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है और जॉब करना चाहती है, तो क्या आप उसको अलाउ करोगे? आईएएस ऑफिसर ने जो है सीधे मना कर दिया। और जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर, उसने बोला क्यों नहीं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर ने परमिशन दी कि हाँ, मैं अपनी पत्नी को जो है शादी के बाद भी मैं आपकी बेटी को पढ़ने की परमिशन दूंगा और वो पढ़ाई करेगी, कोई रोक टोक नहीं है। आईएएस ऑफिसर ने कहा कि मैं तो इतना खुद ही कमाता हूं, क्या जरूरत है पढ़ने की, आपकी बेटी को काम करने की। यानी कि वो उसको हाउस मेकर बनाना चाहता है, ये उसको परमिशन दे रहा है कि भाई आप जो है वो करो, आप जाओ बाहर जो है आप अर्न करो, आप जो है पढ़ाई करो, फर्दर स्टडीज के लिए जाओ। ये जो आईएएस ऑफिसर है, ये 1 लाख रुपए सैलरी कमाता है, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे करप्शन भी करता है और करप्शन करके जो है बहुत सारे वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है, बहुत सारे वेल्थ को है जमा करता है। ये किसी तरह का करप्शन नहीं करता, बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, ऑनेस्ट जो है एक तरीके से कह सकते हैं प्रोफेसर है, और ये एक तरीके से करप्ट है। 90% ऑफ द केस में, 90% ऑफ द केस में ये जो फादर है इस लड़की का, वो इस आईएएस ऑफिसर को चूज करेगा। 90% ऑफ द केस में इसको इग्नोर करेगा और इसको चूज करेगा। दिस इज द सोसाइटल एक्सेप्टेंस। इट मींस कि करप्शन को सोसाइटी ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया है। सोसाइटी किसी चीज को तब तक एक्सेप्ट कर लेती है, जब सोसाइटी जब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है फिर उसको खत्म करना आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल डाउरी को देकर देखे, डाउरी, है ना, ये जो है आईएएस ऑफिसर का जो बाप है, ये आईएएस ऑफिसर का जो फादर है, वो कह रहा है मैं 1 करोड़ रुपए से तो कम दहेज लूंगा ही नहीं। और ये कह रहा है कि मैं क्यों दहेज लूंगा, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं और सोशियोलॉजी में डाउरी तो एक इशू है, डाउरी तो एक सोशल इविल है, मैं क्यों दहेज लूंगा। और इसका बाप कह रहा है कि पिछला जो आया था ना आपके पहले, वो 90 लाख रुपए दे रहा था दहेज, 1 करोड़ से तो कम लूंगा ही नहीं मैं, मार्केट रेट आपको पता नहीं है क्या। और ये कह रहा है कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बिना दहेज की शादी होगी। अच्छा, ये भी कह रहा है कि मैं बहुत तामझाम नहीं करूंगा शादी में, बहुत खर्चे नहीं करूंगा, और जितने खर्चे होंगे वो आपको 50-50% शेयर कर लेंगे। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं भाई, आपको अपना खर्चा देखना पड़ेगा, आपको ये चीजें देनी पड़ेंगी दहेज में। फिर भी फैमिली जो है, उसका फादर जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसके पीछे यही रीजन है कि समाज पावर को देख रहा है, समाज पोजीशन को देख रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसका कंडक्ट कैसा है, वो ये नहीं देख रहा है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, बल्कि वो यही देख रहा है कि भाई वो जो है ऑफिसर जो है उसका पावर कितना है। और यहां पे ये रिजेक्ट हो जा रही है भाई साहब। डाउरी एक इशू है, डाउरी समाज में क्या इशू है, इसके लिए हमने जो है एक्ट बना रखा है, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना। और इसके खिलाफ भी आज भी लोग डाउरी लेते हैं, डाउरी लिए भी जाते हैं और डाउरी दिए भी जाते हैं। प्रावधान, कानूनन प्रावधान होने के बावजूद डाउरी अगर लिए और दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि सोसाइटी ने डाउरी को एक्सेप्ट कर रखा है। अगर हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, इसका मतलब कि सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लगा। और जब तक सोसाइटी किसी चीज को एक्सेप्ट करके रखती है, तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। सोसाइटी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और सोसाइटी जब तक रिजेक्ट करना नहीं शुरू करेगी, तब तक जो है करप्शन को हम लोग समाज से खत्म नहीं कर सकते। समझ रहे हो?
तो करप्शन सिर्फ यही नहीं होता कि भाई आप जो है सिर्फ पैसों का लेन देन करो। एक और तरीका है करप्शन को समझाने का। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, उसके थ्रू जो है करप्शन को समझेंगे। एटीट्यूडल सोसाइटल को समझ में आ गया आपको कि सोसाइटल यानी कि सोसाइटी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। सोसाइटी ने क्या एक्सेप्ट किया सोसाइटी को। जैसे कि मान लो कि अगर मैं खुद एक काम के लिए जा रहा हूं ना, किसी काम के लिए जा रहा हूं और मुझे कोई काम करवाना है और मैं खुद जो है पैसे देके मैं वो काम कराना जो है पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो है एक तरीके से सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस बना रखा है कि बिना पैसे दिए तो काम होता ही नहीं है, बिना पैसे दिए तो काम होता ही नहीं है। और जब मुझे भी यही पता है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता, तो मैं जाहिर सी बात है मैं भी पैसा दूंगा। यानी कि सोसाइटी जब तक कोई चीज अडॉप्ट कर लेगी तब तक वहां पे करप्शन होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना है, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और मुझे पता है कि सामने वाला बिना पैसे लिए काम करता नहीं है और सोसाइटी में सब कोई जो है उसको पैसे देकर ही काम करवा, तो मैं भी जाहिर सी बात है पैसे ही दूंगा। क्योंकि फिर मैं अकेला जब अपोज करूंगा तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब सबको ही अपोज करेगा तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक ये सोसाइटल कॉज है। अगला कॉज क्या है? एटीट्यूडनल और डिस्क्रिमिनेटरी कॉज। एटीट्यूडनल कॉज को क्या हम कहते हैं? देखो, जो सिविल सर्वेंट है या फिर कोई भी ऑफिसर है, ये क्या है? एक तरीके से सर्वेंट है ना। ये कैसा सर्वेंट है? पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट जब हम कहते हैं तो फिर हम इसके सामने गिड़गिड़ाते क्यों? कि माई बाप ये काम कर दीजिए ना, आप मेरा, आप ही माई बाप हैं, आप जब तक ये काम करोगे नहीं तब तक ये काम होगा नहीं। तो जब हम माई बाप बना लेते हैं तो उस समय सामने वाला जो है वो हमें एक तरीके से कैसा ट्रीट कर, हमें सर्वेंट की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन सर्वेंट है कौन? सर्वेंट तो वो है ना, ये जो ऑफिसर है हमारा, ये सर्वेंट है। और इसको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी कहां से मिल रही है? ये पब्लिक जो टैक्स दे रही है उससे सैलरी मिल रही है। तो चूंकि हमारा जो एटीट्यूड है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जो सिटीजन है उनका जो एटीट्यूड है वो यही है कि भाई सामने वाले को माई बाप मान लेते हैं। आप कभी भी देखो, जब भी हम कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाते हैं या फिर आईपीएस या फिर कोई एसपी के ऑफिस में जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है? हमारा हम्बल वाला एटीट्यूड रहता है, माई बाप वाला एटीट्यूड रहता है। जबकि क्या है, ये डीएम और एसपी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर हैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब क्या हुआ? सर्विस प्रोवाइडर का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि इनको सर्विसेज देनी है। और क्या सर्विसेज देनी है? इनको वेलफेयर का काम करना है। जितने भी सिटीजन्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उस ब्लॉक में, उनके वेलफेयर का काम करना है इस डीएमएसपी को। इस डीएमएसपी के सामने हम झुकेंगे क्यों? इस डीएमएसपी के सामने हम जाकर नतमस्तक क्यों होंगे? हम ऑब्लाइज क्यों दिखाते हैं खुद को? जब तक ये हमें दिखाएंगे, जब तक ये हमारा एटीट्यूड रहेगा, ये डीएमएसपी करप्शन करेगा ही करेगा। सिर्फ डीएमएसपी की नहीं, कोई भी लेवल का ऑफिसर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जियो का हमने सिम लिया है और जियो के सिम में नेटवर्क नहीं आता है पैसे देने के बाद भी, और नेटवर्क हमारा नहीं आता है और हम इंटरनेट यूज नहीं कर पाते, हम फोन करके गाली देना शुरू कर देते कि भाई हमने पैसा दिया है, तुम सर्विस दो हमें। ये भी तो सर्विस प्रोवाइडर है, फिर हम इनके सामने हाथ क्यों जोड़ते हैं? ये एटीट्यूड जो है ये कहां से आया? ये कॉलोनियल एटीट्यूड है। अभी तो मैं आपको हीगल के बारे में, जब हमारी रेगुलर क्लास होगी, फाउंडेशन क्लास, उसमें मैं हीगल के बारे में समझाऊंगा। हीगल का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े एक फिलोसफर है, थिंकर है। हीगल ने इसके बारे में बताया है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो हीगल ने बताया है उसको हम लोग फाउंडेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा एटीट्यूड है वो एटीट्यूड में चेंज जब तक नहीं लाएंगे करप्शन होता रहेगा। तीसरी बात क्या है? कॉलोनियल कोच। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, 1947 से पहले जो है ब्यूरोक्रेसी इंडिया में थी, उसको हम लोग बोलते थे इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस था उस समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस का वगैरह अपना नाम सुना होगा। इसी को हमने जो है बाद में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज बना दिया, है ना। सिविल सर्विसेज यूपीएससी बनाया हमने, और यूपीएससी जो है कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज का एग्जाम, और वो जो है बहुत सारे ऑफिसर को रिक्रूट करती है। तो आईसीएस वाले जो थे वही सिविल सर्विसेज में काम करने लगे। तो पहले इनका जो एटीट्यूड था वो कैसा था? इनका एटीट्यूड था दे आर द माई बाप। पहले ये क्या था? यही माई बाप थे, पहले यही माई बाप थे। लेकिन अभी क्या है? अभी इसका नेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो माई बाप कौन होने चाहिए? माई बाप होने चाहिए कॉमन सिटीजन ऑफ द पीपल, कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये माई बाप होने चाहिए। लेकिन ये जो एटीट्यूड था इनका ऑफिसर्स का माई बाप बनने का, ये कंटिन्यू रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी और आजादी के बाद भी। आप भी देखो ना, कोई भी अगर ऑफिसर्स होते हैं उनके गाड़ी पे हालांकि लाल बत्ती का कल्चर खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जितनी भी चीज, अब देखो कोई भी ऑफिसर होता है उसका घर जाके देखो ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बहुत सारे एकड़ में, बहुत सारे बीघा में जो है उनका घर बना हुआ है। ये दिखाता है, यही तो दिखाता है, एलिटिज्म दिखाता है। दे आर द सर्वेंट्स। आप उनको वेलफेयर, उनके जो है सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कई एकड़ का घर देने का क्या मतलब है? कई एकड़ का घर देने का क्या मतलब है? एक कोई व्यक्ति है और वो एक मकान में रहता है ना, और उस मकान में 200 कमरे हैं,
एक मकान में रहता है और उस मकान में 200 कमरे रहता है, तो एक ही 2 कमरे में होता होगा, फिर बाकी कमरे का क्या मतलब है? ये दिखाता है एलिटिज्म को, ये दिखाता है कि वो सुपीरियर हैं, बाकी जो कॉमन पीपल हैं वो इंफीरियर हैं। तो ये जो कोलोनियलिज्म का जो हमारा माइंडसेट था ऑफिसर्स का, वो माइंडसेट कंटिन्यू रहा, आज तक भी कंटिन्यू है। इसीलिए तो हमारी हिम्मत नहीं होती है किसी ऑफिसर के सामने जो है टाइट होकर या फिर बहुत ऊंची आवाज में बात करने का, अगर वो हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो। अगर रोड खराब है और मैं कंप्लेन करने चाह रहा हूं तो मैं तेजी में कंप्लेन कर सकता हूं, भाई नॉर्मल सिटीजन कंप्लेन कर सकता है। लेकिन हमें जो है हमेशा ये फील कराया जाता है नॉर्मल सिटीजन को, पीपल को, कि दे आर इन्फीरियर, दे डोंट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानते हैं। और जो एक ऑफिसर बना हुआ है कुछ पढ़कर जो है 2-4 किताबें, वो सब कुछ जानता है और नॉर्मल पीपल कुछ जानता नहीं है। और इसी का फायदा जो है हमेशा उठाते हैं वो लोग, और इसी पे करप्शन होता है। तो ये कॉलोनियल कॉज भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है इसके लिए। इकोनॉमिकल कॉज भी देख सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉज भी है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय सोशलिस्ट मॉडल को हमने अपनाया था, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, ओपन इकोनॉमी नहीं थी। अभी तो हमारी इकोनॉमी ओपन है। 1991 के एलपीजी के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, और अभी जो है बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बात करें तो, या फॉरेन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। पहले के जमाने में नहीं होता था, 1991 के पहले, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उस समय जो ये हमारे ऑफिसर्स हुआ करते थे, एक तरीके से इनको बहुत सारे पावर्स इनको मिले हुए थे। आपने कोटा का सिस्टम सुना होगा, आपने टैरिफ का सिस्टम सुना होगा, आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़े होगे तो। कोई व्यक्ति कहीं पे भी अगर मोनोपोली आ जाती है, एकाधिकार मोनोपोली आ जाती है, तो वहां पे करप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, करप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ट्रेन की टिकट बुक करनी है, और ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए मैं एक काउंटर पे पहुंचा हूं, और ये साल है 1960। काउंटर के टिक पहुंचा और मैं यहाँ पे लाइन में लगा हुआ हूँ, 4-5 व्यक्ति मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ, और ये जो अंदर जो काउंटर पे टिकट दे रहा है, ये क्या कर रहा है कि पीछे से किसी को टिकट, जो उसके अपने लोग हैं उनको टिकट निकाल के दे रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे खड़ा था, मैंने बोला कि भाई आप पीछे से किसी को क्यों टिकट दे रहे हो, हम सब लाइन में लगे हुए, उनको भी बोलो कि पीछे से आकर लाइन में लग जाए। ये बुरा मान गया। जब मेरी बारी आई और मैंने बोला कि भाई मुझे बिहार संपर्क क्रांति एक ट्रेन है और उसमें मुझे टिकट चाहिए, बिहार संपर्क क्रांति में मुझे स्लीपर क्लास में एक ट्रेन टिकट चाहिए, आप मुझे दे दो। मैं फॉर्म दिया उसको, जैसे ही उसने बोला कि भाई स्लीपर क्लास में तो जो है सीट भर गया है, मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे वैशाली एक्सप्रेस एक ट्रेन है उसमें दे दो, वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। उसने बोला कि ठीक है भाई, अब दूसरा फॉर्म भर के लाओ। दूसरा फॉर्म भर के लाया, बोला कि भाई अब फिर से मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। मैं लाइन में लग के फिर जब वहां पे गया तो उसने बोला कि वैशाली में भी सीट भर गया है। अब मेरे पास ये चांस नहीं था कि मैं IRCTC का ऐप खोलूं, IRCTC का या फिर एक्सिगो का कोई ऐप खोलूं और ये बताऊं, ये चेक कर पाऊं कि भाई सच में सीट भर गया है या फिर ये जानबूझ के मुझे नहीं दे रहा क्योंकि मैंने जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। यानी कि इसके पास क्या था, इसके पास मोनोपोली था, और जब किसी के पास मोनोपोली आ जाएगी वहां पे करप्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ये क्या है, ये भी तो एक तरह का करप्शन ही है। आप करप्शन का मतलब अगर समझना है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको करप्शन का। ये फॉर एग्जांपल एक कोई टीचर है, एक टीचर है सरकारी स्कूल का, है ना, एक टीचर है सरकारी स्कूल का। करप्शन कैसे करता है एक टीचर सरकारी स्कूल का, देखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है ये गोपालगंज में। गोपालगंज एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे गवर्नमेंट स्कूल है, और इस गवर्नमेंट स्कूल को सरकार इसलिए एस्टेब्लिश की है ताकि अच्छी एजुकेशन लोगों को दी जा सके, उन लोगों को दी जा सके जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, इकोनॉमिकली पुअर हैं, उन लोगों को दी जा सके जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं। इन लोगों को एम्पावर करने के लिए, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिस क्लास, गवर्नमेंट स्टार्टेड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द बैकवर्ड पीपल। हालांकि सबके लिए है, सर्व शिक्षा अभियान आपने सुना होगा। फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ दिस क्लास गवर्नमेंट स्टार्टेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, DPSP में भी है और फंडामेंटल राइट में भी। इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बाय द स्टेट। और ये तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, DPSP में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सरकार ने सोचा कि भाई इन लोगों को इंपावर करने के लिए हम बेस्ट फैसिलिटी देंगे, और इसीलिए हमने सोचा कि भाई सरकार ने सोचा कि बेस्ट टीचर को हम लोग रिक्रूट करेंगे। और चूंकि बेस्ट टीचर को क्यों रिक्रूट करना है, क्योंकि एक बच्चा वो है जो DPS, DAV जैसे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गोपालगंज का एग्जांपल लेते हैं। DPS और DAV जैसे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, और चूंकि ये बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो इसको फैसिलिटीज काफी अच्छी मिल रही है, टीचर काफी अच्छे मिल रहे हैं, और चूंकि फैसिलिटीज और टीचर काफी अच्छे मिल रहे हैं तो ये जो बच्चा है हमारा, इसके आगे बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और चूंकि इसके आगे बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे तो ये जो है जीवन में कुछ अच्छा ही कर पाएगा आगे।
लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम जो है फैसिलिटीज अगर अच्छे नहीं देंगे तो एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम जो है टीचर जो अच्छे क्वालिटी टीचर हैं उनको हम लोग रिक्रूट करेंगे, और इसने जो है ये काम दिया बीपीएससी को, और बीपीएससी ने बहुत सारे टीआरई करा के टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम करा के जो है टीचर्स की भर्ती करना शुरू किया। अगर प्राइवेट स्कूल में देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल का तो कोई भी टीचर आसानी से बन सकता है। अगर आपके पास जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन है, मास्टर्स अगर आपने कर रखा है तो आप टीचर बन सकते हो। लेकिन टीआरई ने क्या करा, टीआरई ने बोला कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, आप सीटेट या फिर एस्टेट पास होने चाहिए, तभी आप टीचर बन पाओगे। यानी कि उसने क्वालिफिकेशन को काफी आज बड़ा कर दिया, और क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उसने बड़ा इसीलिए रखा ताकि वो चाहता था कि अच्छे क्वालिटी के जो टीचर्स हैं उन्हीं को हम लोग रिक्रूट करें, ताकि ये टीचर्स जाके जब सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए तो वहां के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है हम सिक्योर कर पाएंगे। और इसीलिए टीआरई के एग्जाम कंडक्ट कराए गए, बहुत सारे टीचर को रिक्रूट किया गया, और उसमें बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया और उसके बाद से वो क्वालिफाई हुए और टीचर बन गए। अब ये टीचर जो है हमारा बन गया है, और ये टीचर पहुंच गया है गोपालगंज के एक स्कूल में। ठीक है, गोपालगंज के स्कूल में पहुंच चुका है। इसकी एग्जाम काफी अच्छी तरीके से की है बीपीएससी ने, क्वालिफाइड भी है, पढ़ा लिखा भी है, एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, यानी कि इसके अंदर टैलेंट है। अब ये जो टीचर है हमारा, ये जो टीचर है यहां पे पहुंच गया है, ये इसकी उम्र जो है लगभग 26 साल है। अब ये टीचर यहां पहुंचने के बाद क्या कर रहा है, सेटिंग करना शुरू करता है, करप्शन करना शुरू करता है। कैसे करप्शन करता है? करप्शन बहुत तरीके से कर सकता है, देखते हैं कैसे कैसे करप्शन करता है। सबसे पहले तो कोशिश ये करता है कि क्या ऐसा हो कि मैं स्कूल ही ना जाऊं। हालांकि अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशन कर दिए हैं, लेकिन कुछ समय पहले की बात मैं बता रहा हूं। ये कोशिश करता है कि क्या ऐसा करूं कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। तो क्या करता है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, वहां का जो मुखिया है, वहां का जो सरपंच है, सबको जो है कुछ कुछ पैसे खिला देता है और बोलता है कि भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे जो है बीपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे जो है एसडीएम बनना है, तो मैं घर पे रह के पढ़ाई करूंगा या फिर मैं पटना में रह के पढ़ाई करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ाने के लिए। आप लोग जो है मेरा अटेंडेंस मैनेज कर दीजिएगा, सैलरी आते रहेगी, मैं आपको सैलरी में से कुछ पैसा आपको खिलाते रहूंगा, और अब आप जो है मेरे जो है अटेंडेंस आप मैनेज कर देना। ये क्या है? एक तरीका ये करप्शन है। उसको रिक्रूट इसलिए किया गया था ताकि वो जाके बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वो पढ़ा के उनको ना पढ़ा के वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा है। दिस इज अ करप्शन। ठीक है। दूसरा, उसने अच्छा यहां पे मान लो कि ये जो मुखिया था ये ऑनेस्ट निकल गया यहां पे, और मुखिया ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं तो 5,000 रुपए नहीं लूंगा, तुमको जाके पढ़ाना पड़ेगा। और जब मुखिया ने बोल दिया तुमको जाके पढ़ाना पड़ेगा, इस सिचुएशन में क्या होगा? अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसको स्कूल जाना है। लेकिन स्कूल में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो टीचर स्कूल में जा रहा है तो वो लक्ष्मीकांत का बुक लेके जा रहा है, और लक्ष्मीकांत का बुक ले जाके वो स्कूल में ही पढ़ रहा है। यानी कि स्कूल में डेस्क पे क्या कर रहा है, लक्ष्मीकांत लेके बैठ जा रहा है और उसको पढ़ रहा है। बच्चों से कोई मतलब नहीं है उसको कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपना पढ़ाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है एसडीएम बनना है, तो लक्ष्मीकांत का किताब पढ़ रहा है। ये क्या है? ये भी एक करप्शन है। मतलब करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब यही है कि जो रोल्स एंड ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइन की गई हैं, अगर उसको आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग अ करप्शन। ये क्या कर रहा है और क्या कर रहा है? ये जो है इसको रिक्रूट किया गया था, बहुत ही टैलेंटेड था, लेकिन ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत पढ़ने में सारा दिमाग और एनर्जी लगा दे रहा है, और जब बच्चों की पढ़ाने की बारी आ रही है तो बहुत ही सुस्त तरीके से, बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं होकर पढ़ा रहा है, और इससे बच्चों जो है, बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उनको बोरिंग लग रहा है, और बच्चे पढ़ाई के प्रति जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। टीचर को रिक्रूट इसलिए किया गया था ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चों को समझाकर इंटरेस्टिंग बनाकर, कहानियां बनाकर उसको पढ़ाए, ताकि बच्चे जो है स्कूल आए, बच्चा कभी अटेंडेंस मिस ना करे, कभी एब्सेंट ना करे। लेकिन ये इतना नीरस तरीके से ये टीचर पढ़ा रहा है ताकि बच्चा जो है अगली क्लास में आए ही ना। ये क्यों कर रहा है ऐसा? ये भी एक करप्शन है। इस टीचर को बोला गया कि भाई आप जो है बच्चों के लिए आपको हम भेज रहे हैं ड्रेस के पैसे, ड्रेस का 1,000 रुपए भेज रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि बच्चों को 900 रुपए ही बांट रहा है, 100 रुपए खुद खा जा रहा है। बच्चों का जो है मिड डे मील आ रहा है, एमडीएम मिड डे मील, और मिड डे मील में अच्छे खाने खिलाने हैं, अंडे खिलाने हैं, अच्छी दालें खिलानी, अच्छी सब्जियां खिलानी है, वो ना खिला के जो है डेली खिचड़ी खिला रहा है। ये क्या है? ये भी एक करप्शन है। स्कूल में मान लो कि कोई काम है, कुछ काम करवाना है, वो अपने लोगों को ही वो काम करवाने के लिए दे रहा है, अपने फैमिली के लोगों को ही बुला दे रहा है, एब्सेंट कर जा रहा है, और अपने किसी दिन वाइफ को, किसी दिन अपने बेटे को भेज दे रहा है पढ़ाने के लिए। अब देखे होंगे बहुत सारे स्कूल्स में पहले के टाइम में एक ही फैमिली के 4-5 लोग पढ़ा रहे हैं, हस्बैंड भी पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ भी पढ़ा रहा है, हस्बैंड का भाई भी पढ़ा रहा है, हस्बैंड के भाई की बेटी भी पढ़ा रही है, उसका बेटा भी पढ़ा रहा है, सारे लोग एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक ही फैमिली के 10-10 लोग पढ़ा रहे हैं स्कूल में। ये कैसे हो रहा है? ये भी एक करप्शन ही तो है। जो इंटेंडेड गोल है गवर्नमेंट का वो फुलफिल अगर नहीं हो पा रहा है, इट मींस द पर्सन इज डूइंग द करप्शन।
और ये सब के खिलाफ एक आम आदमी बोल नहीं पाता है। कारण क्या है? अगर आपके बच्चों को आपने स्कूल में भेजा है पढ़ने के लिए और उसको वहां पे वो पढ़ाई नहीं मिल रही है, इट मींस कि आपको बोलना है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ये सोसाइटल एक्सेप्टेंस है कि सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो यही होगा, तो हमको प्राइवेट स्कूल में भेजना है। और प्राइवेट स्कूल में कैसे भेजेंगे भाई? मान लो कि कंज्यूमरिज्म कल्चर, इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। कंज्यूमरिज्म कल्चर जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में बात करूंगा अभी। हमने मान लिया कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, हमको भेजना ही है प्राइवेट स्कूल में, और अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो वहां पे 5,000 रुपए मिनिमम, तो 5,000 रुपए फीस देना ही पड़ेगा आपको। अब मान लो कि कोई एक ऑफिसर है, कोई एक ऑफिसर है जो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट है, और एक कोई ऑफिसर है, एक कोई ऑफिसर है जो करप्ट है, करप्ट है। दोनों की सैलरी जो है 50,000 यहां पे भी है, 50,000 यहां पे भी है, 50,000 यहां पे भी है। ये जो है चूंकि करप्ट करके जो है 2-3 लाख रुपए महीने में आसानी से कमा लेता है, और ये अपने बच्चे को कहां पे भेज रहा है? डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहा है, टॉप स्कूल में। और चूंकि ये 50,000 ही कमा रहा है ईमानदारी से, अब ये भेज रहा है कहां पे? अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में। अब इसकी वाइफ कह रही है, इसकी वाइफ कह रही है कि भाई आपको नौकरी का क्या फायदा? ये भी आपके साथ ही नौकरी करते हैं और इनका बेटा जो है टॉप स्कूल में पढ़ रहा है, और आप भी इनके साथ ही काम करते हैं, और आपका स्कूल सरकारी, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि भाई आपका बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। दो ऑफिसर हैं, दोनों, दोनों को देखो। ये ऑफिसर ऐसा है, इतना करप्शन कर रहा है, फिर भी इसकी समाज में इज्जत होगी, इसको किसी तरह के रिपरकशन नहीं झेलने होंगे। पॉलिटिशियन से भी सांठगांठ है, बाकी लोगों से भी सांठ, और ये ईमानदार है तो इसको सबसे दुश्मनी भी करनी पड़ रही है। इसके ट्रांसफर और पोस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं, और इसका ट्रांसफर पोस्टिंग होता नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगा कि इसको फंसाने की कोशिश की जाती है। और फिर ये जब होता है इस ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ, तो इसका चाहे बेटा हो, इसकी वाइफ हो, या फिर इसका फैमिली हो, ये इसको बोलता है कि भाई ईमानदार होने का क्या फायदा है, तुम हमें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहे हो। फिर ये भी करप्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि उसको भी पता चल गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने से मेरा बेटा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये भी करप्शन करेगा। फिर कंज्यूमरिज्म का कल्चर का क्या मतलब है यहाँ पे सर? कंज्यूमरिज्म का कल्चर का मतलब यह है कि भाई आजकल यू कैन फुलफिल एनीवन्स नीड बट यू कांट फुलफिल एनीवन्स ग्रीड। आप किसी की ग्रीड को फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आज के कंज्यूमरिज्म का कल्चर ऐसा फैला हुआ है समाज में कि किसी के भी नीड को तो हम लोग, अब नीड की बात कहां रह गई है? अब नीड की बात है, अब तो सिर्फ ग्रिड की बात है। एक ऑफिसर है और एक बिजनेसमैन है, एक ऑफिसर या फिर एक जो है मान लो कि कोई टीसीएस का कोई बड़ा इंप्लॉई है ना, कोई बिजनेसमैन है मान लो, इसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, और ये जो बिजनेसमैन आराम से जो है 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, ये सारे अपने नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। ये 1 लाख रुपए में अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा। नीड्स मतलब क्या? इसके हिसाब से नीड्स ये है कि भाई इसके वाइफ के पास कम से कम 1-2 करोड़ का जो है गहने होने चाहिए, इसके पास 4-5 प्लॉट होना चाहिए, 4-5 फ्लैट। ये इसके हिसाब से नीड, ये मैं बता रहा हूं, ये ऑफिसर के हिसाब से नीड है। क्योंकि समाज तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तो आपके नाम पे तो कम से कम 2-4 फ्लैट, 2-4 लैंड, आपके वाइफ के पास गहने, गाड़ी, ये सब तो होने चाहिए। आपके बेटा जो है अमेरिका में कहीं पढ़ रहा होगा, ये समाज एक्सपेक्ट करता है। और जब आपके नीड्स जब जो मतलब एक तरीके से ग्रीडी है वो, लेकिन नीड में यहां पर बोल रहा हूं, और जब ये रिक्वायरमेंट आपके फुलफिल नहीं हो पाते हैं, इसी को तो कंज्यूमरिज्म कल्चर कहते हैं। कि भाई मैं ये शर्ट में जो है, इस शर्ट में मैं पढ़ा सकता हूँ, 500 रुपए के शर्ट में मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, 500 रुपए के शर्ट में मेरा काम हो सकता है, लेकिन मुझे 2,000 का शर्ट पहनना है। इसी को तो कंज्यूमरिज्म कल्चर कहते हैं। आप जो भी एड्स, एडवर्टीजमेंट जो भी देख रहे हो अपने फोन में, सोशल मीडियाज में, उनको देखने के बाद आप क्या होता है? उनको देखने के बाद यही होता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। हम रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन रोटी सब्जी हमें घर में नहीं खाना, बाहर खाना है। ये कंज्यूमरिज्म कल्चर है। हमें पिज्जा खाना है, हमें बर्गर खाना है। रोटी सब्जी खा के भी अपने नीड्स को, अपने बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सकता है। इसके बावजूद अगर हम बाहर का खाना, महंगा खाना खाना चाहते हैं, बड़े होटल्स में, रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म कल्चर। आपके पास एक नॉर्मल फोन में भी आप काम चला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको आईफोन यूज करना है, भले ही आपके पास उससे रिलेटेड कोई काम हो या ना हो सकता है आप बहुत अच्छे लेवल पे हो और फिर जो है आपकी नीड है, फिर तो अलग बात है। लेकिन आजकल आईफोन उस तरीके से कोई यूज कहां करता है। आपकी जो है जॉब है 10-20 हजार रुपए की, आप ईएमआई पे आईफोन ले पा रहे हो, ईएमआई पे आईफोन लेके जो है आप ईएमआई भर रहे हो, कोई नीड नहीं है आईफोन की, फिर भी दिस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म कल्चर। और चूंकि ये ऑफिसर जो है, जो ये जितने भी लोग ये समाज में ही रहते हैं, तो इनको भी एक तरीके से ग्रीड होता है कि मेरे पास भी एक गाड़ी होती, मेरे पास भी एक बंगला होता, और मेरे पास भी एक गाड़ी होती, मेरे पास भी एक बंगला होता, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो करप्शन ही करेंगे। ये तो है कंज्यूमरिज्म कल्चर।
आगे देखते हैं। पॉलिटिकल कॉज, सबसे बड़ा करप्शन पॉलिटिकल कॉज। कौटिल्य ने कहा था कि करप्शन एक ऐसा चीज है, करप्शन को पता करना उतना ही मुश्किल है जितना पता करना कि भाई एक मछली जो पानी में हो पानी पी कब रही है। एक मछली जो पानी में ही हमेशा रहती है वो पानी पी कब रही है, उतना ही मुश्किल है कि करप्शन पता करना कि करप्शन हो कहां रहा है या फिर हो कैसे रहा है। या फिर कौटिल्य ने एक और बात कही है, चाणक्य ने, कि घी नहीं सॉरी शहद को, हनी को जीभ पे रखना और उसको नहीं चाटना या फिर उसको नहीं खाना वैसा ही है जैसे कि करप्शन ऑफिसर हो और करप्शन ना ले। एक ऑफिसर के लिए करप्शन ना लेना उतना ही बड़ी बात है जितना जीभ पे टंग पे हनी के कुछ 1-2 स्पून रखने के बाद खाने का मन ना करे, उतना ही मुश्किल है, चाणक्य ने कहा है। और पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो जो नेक्सस बना रहता है, नेक्सस बिटवीन ऑफिसर एंड द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सबसे खतरनाक होता है। आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे, बहुत सारे करप्शन सुने होंगे। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी ऑफिसर है, जो भी बिजनेसमैन है, थर्ड पार्टी भी रख लो, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए। क्योंकि एक पॉलिटिकल रैली कराने में ही उसको कम से कम बहुत खराब रैली कराएगा तभी तो 5 लाख रुपए तो खर्च करना पड़ेगा मिनिमम। बहुत छोटी रैली, बहुत खराब रैली, 5 लाख रुपए तो मैंने बहुत कम बताया, 50-50 लाख रुपए एक रैली में लोग खर्च कर देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी। तो ये फंड चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को रन करने के लिए। इसको पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको रन करने के लिए फंड चाहिए। और फंड कहां से मिलेगा? फंड मिलेगा यहां से, बिजनेस क्लास से। और ये बिजनेस क्लास से जब फंड मिलेगा और बिजनेस क्लास जब फंड देगी तो बदले में कुछ मांगेगी भी। ये पॉलिटिकल पार्टी जिनको प्रॉमिस करती है कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम आपके फेवर में लॉज बनाएंगे, आपके फेवर में जो है हम पॉलिसीज बनाएंगे। और जब यही पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनाती है तो इन बिजनेसमैन को फेवर करती है, और बिजनेसमैन को जब फेवर करती है तो उस समय जो कॉमन सिटीजन है उनके वेलफेयर की बात कहां होती है? फिर तो बिजनेसमैन की बात होती है। इसीलिए तो आप आए दिन ऐसे एलिगेशन सुनते होंगे कि ये दो डैश और डैश है ना, ये ए स्क्वायर जो है, इनके नाम आप हमेशा सुनते होंगे। अभी बिहार में भी बहुत सारे लैंड्स को जो है बहुत ही कम रेट पे, 1 रुपए के रेट 1 रुपए पे जो है लैंड ग्रांट्स किए गए एक कंपनी को, एक इंडस्ट्री को। उसके ऊपर जो है बहुत सारे अभी वो चल रहे हैं। हालांकि इसके दूसरे साइड है, उसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। एक साइड ये भी है, दूसरा साइड भी है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को हमें समझना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल नेक्सस भी जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है करप्शन का, इसको हमें समझना होगा। देखो सबसे बड़ा अगर मैं बोलूं वे फॉरवर्ड ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया है, सोल्यूशन की बात करेंगे, 35 मिनट की वीडियो हो गई है। सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो एक सोल्यूशन ये है, सबसे पहले हमें एटीट्यूड में चेंज करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। देखो ना, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 85 पैसा तो इंसान बीच में ही खा जाता है, 85 पैसा तो बीच में ही खा जाता है इंसान। टेक्नोलॉजी से जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आया, डीबीटी, अब अगर हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो सामने वाले के पास भी 1 रुपया ही पहुंचता है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने करप्शन को खत्म किया, टेक्नोलॉजी हो सकता है। दूसरा, हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। माई बाप समझने की जो आदत है हमें इन ऑफिसर्स को, ये क्यों समझना है किसी को माई बाप? भाई वो उसको क्यों बैठाया गया है? कोई भी ऑफिसर है, डीएम है, सीओ है, कोई भी है, अरे सीओ की तो बात ही नहीं करना, सबसे करप्ट होते हैं। कोई भी तो म्यूटेशन करना है, लैंड का म्यूटेशन अगर करना है, लैंड से रिलेटेड कोई भी काम के लिए अगर सीओ के बिना घूस के कोई काम नहीं होता। ऐसे अभी बहुत सारे बिहार में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया करप्शन के चार्जेस में, और उसके खिलाफ तो एक तरीके से रैली उन लोगों ने निकाल दिया कि भाई आप गलत कर रहे हो सीओ के साथ, सर्कल ऑफिसर्स के साथ, रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ। कारण यह है कि गांव में जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगी, एटीट्यूड में चेंज तो लाना ही है, अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इज एज मच इंपॉर्टेंट एज द चेंज इन एटीट्यूड। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा कि भाई ये सामने वाला जो बैठा है, दिस पर्सन इज सिटिंग फॉर अस, नॉट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वहां नहीं बैठा है, या सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा है। उसका एक ही काम है, टू वर्क फॉर अस, टू वर्क फॉर द पब्लिक। और इसको जो है सरकार इसको सैलरी भी दे रही है, उस हिसाब से सैलरी पे भी बात कर लेते हैं। एक बहुत पहले की बात है, मैं जब बहुत लंबे छोटे में जब मैं गोपालगंज में रहता था तो मैं नेशनल हाईवे के पास रहता था। नेशनल हाईवे, मैं अपनी एक कहानी सुना रहा हूँ, करप्शन के छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत सारे इंसिडेंट लेंगे एक छोटा सा। तो वहाँ पे बहुत सारे पहले के समय क्या होता था कि कहीं भी पुलिस वाले आ जाते थे और ट्रक को रोक के जो है वहाँ पे जो है पैसे लेना शुरू कर देते थे। तो मैं जो है वहीं पे खड़ा था और मैंने जो है वहाँ पे देखा कि भाई ट्रक वाले को रोका गया और उससे जो है पैसे लिए गए।
तो एक जो है मैं वहां पे गया तो मैंने पूछा कि भाई आप क्यों पैसे ले रहे हो, ऐसे मैंने पूछ दिया एक बार। उसने मेरे को बहुत डांटा, मारा नहीं लेकिन बहुत डांटा। फिर मैंने जो है एक तरीके से इस पे सोचना शुरू किया, उस समय तो नहीं समझ में आया, लेकिन बड़ा हुआ फिर एक बार और इंसिडेंट हुआ, तब मैंने जाके एक बार पूछा। उस समय उसने डाटा नहीं मेरे को समझाया, मैंने बोला कि आप ऐसे ही बता दो ना, मेरे को बस जानना है कि क्यों ले रहे हो आप पैसे ऐसे। उसने बोला कि भाई 40-50 हज़ार रुपए में तो हमारा खर्च ही मैनेज नहीं होता, हम मैनेज कर लेंगे, हमारे बीवी बच्चे हमारी फैमिली कैसे मैनेज करेगी। मैंने बोला कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी, कम से कम एक, बोल रहा है कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। एक ये भी कारण है कि जितनी सैलरी मिल रही है, मान लो कि कोई एक कांस्टेबल है, कोई कांस्टेबल है, उसको मान लो कि 40,000 रुपए सैलरी मिल रही है, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, और 40,000 जब सैलरी मिल रही है तो वो गवर्नमेंट स्कूल में तो अपने बच्चे को नहीं भेजेगा पढ़ने, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत खराब है। गवर्नमेंट स्कूल में तो तभी भेज पाएगा ना जब गवर्नमेंट स्कूल की सही से स्थिति हो, वहां के टीचर अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फैसिलिटीज अच्छे हो, तो उसका पैसा बचेगा। लेकिन ये 40,000 रुपए में अगर ये बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है और प्राइवेट स्कूल में ही 5,000 रुपए उसको फीस देने पड़ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। अगर इसको, इसकी बीवी मान लो कि इसकी वाइफ को अगर कोई बीमारी है और इस वाइफ को बीमारी का इलाज करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होता, डॉक्टर सुनते नहीं है। डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे कि भाई आज तुमको अगर बीमारी है तो तुमको आज देख लिया मैंने, अब तुम अगली बार 2 महीने बाद आना, और 2 महीने में पता चला पेशेंट मर गया। तो ये जो हमारा कांस्टेबल है वो क्या सोचेगा, वो यही कहेगा ना कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरी वाइफ मेरा बच्चा तो मर जाएगा, मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल तो आपको पता है, सीटी स्कैन से लेके एमआरआई से लेके एक्सरे से लेके अल्ट्रासाउंड से लेके सबके फीस जो है वो कितने ज्यादा है, एक ब्लड टेस्ट का फी कितना ज्यादा है। तो जब वो गवर्नमेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसको देने पड़ेंगे 5 से 10 हजार रुपए, 5 से 10 हजार रुपए। तो उसकी सैलरी तो ऐसे ही चली जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बाकी जो फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो बाकी जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट के बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और जब वो अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर 50,000 रुपए में तो किसी का कुछ होगा नहीं, और फिर 50,000 में नहीं होगा तो जाहिर सी बात वो करप्शन करेगा। मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि ये सिस्टम जो हमने बना रखा है, ये सिस्टम को हम एक्सेप्ट क्यों कर रखे हैं, हम क्यों नहीं किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। वी नीड टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, तभी हो पाएगा कुछ। तो टेक्नोलॉजी लानी है, एटीट्यूड में चेंज लाना है, हमें अवेयरनेस भी फैलानी है, एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट मीन्स है। एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अवेयरनेस इज डिफरेंट थिंग, एजुकेशन इज डिफरेंट थिंग, लिटरेसी इज डिफरेंट थिंग। एजुकेशन भी चाहिए। जब तक आपको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता नहीं होंगे तब तक आप जो है किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाओगे। हमें ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, हमें सिटीजन चार्टर भी होना चाहिए। सिटीजन चार्टर, मान लो कि मुझे बनवाने हैं, क्या मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता होना चाहिए कि मिनिमम 10 डेज में मेरा ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, मुझे पता होना चाहिए ना। और इसके लिए सिटीजन चार्टर में मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए मुझे कितने पैसे देने हैं, कौन कौन से ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। एक चार्ट बना होना चाहिए जिस चार्ट पे सब कुछ लिखा हो कि भाई आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, इतने पैसे लगेंगे, आपको इन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, आपको इतने दिन लगेंगे ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए, हर तरीके से। और थोड़ा हमें अपना कंडक्ट और साथ ही साथ सामने वाले का भी कंडक्ट, ऑफिसर्स का भी कंडक्ट, उन दोनों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करने पड़ेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स विच नीड टू बी डिस्कस। वीडियो काफी लंबा हो गया है, हम किसी और वीडियो में और चर्चा करेंगे और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। करप्शन हमारे सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करता है। जब हमारा देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद भी अगर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा करप्शन तो गाँव में जब मैं जाता था, बहुत लंबे समय की बात है, 2012-13 की बात है। तो पहले क्या था, पहले कोटा चलता था, है ना। गांव में अगर आप जाते होगे तो कोटा चलता था, इसमें अनाज मिलते थे जिसको हम लोग कहते हैं फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप। और फेयर प्राइस शॉप पे हम जाते थे और वहां पे अगर एक पर्सन को 5 लीटर केरोसिन ऑयल, उस समय केरोसिन ऑयल हुआ करता था, और केरोसिन ऑयल जो है वहीं पे मिला करता था, ऐसे नॉर्मल आपको ओपन शॉप पे नहीं मिलते थे। तो 5 लीटर अगर केरोसिन ऑयल अगर आपको चाहिए तो अगर आप 5 लीटर के लिए इंटाइटल्ड हो तो आपको जो है 4 लीटर ही दिया जाता था, 1 लीटर वो रख लेता था। 5 किलो अगर अनाज आपको मिल रहे हैं तो 1 किलो अनाज वो रख लेता था। इस तरह का करप्शन चल रहा था हमारे सिस्टम में। अभी तो ठीक है, अभी तो हमारा फिंगरप्रिंट का सिस्टम आ गया जहां पे आपको आधार कार्ड डालना है, फिंगरप्रिंट लगाना है और आप जो है अपना अनाज ले सकते हो। आपको पता भी है कि भाई आप कितने इंटाइटल्ड हो और आपको देना पड़ेगा उन लोगों को। जब तक अवेयरनेस, एजुकेशन, देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस। ठीक है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा। अगर आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट करप्शन,
आप जो है कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। आई विल ट्राई टू मेक सम अनदर वीडियो एज वेल ऑन दिस टॉपिक, है ना, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे करप्शन को। और ये सीरीज हमने शुरू किया है, इन सारे सीरीज में हम हर एक टॉपिक को जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वेरी डिटेल मैनर इन 30 मिनट्स। कोशिश करेंगे 30 मिनट में टॉपिक को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।